स्वागत है आप सभी का शर्मा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि एडीओ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिस हिसाब से आपने प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र देखा है या सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका पैटर्न आपने देखा होगा, तो एग्ज़ाम अब साधारण प्रश्नों से आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें कूट वाले सवाल और फैक्ट बेसिस जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और उस लेवल में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम जो है वो शर्मा कोचिंग क्लासेस के ऐप में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज की क्लास जो है वो आप देखेंगे और ऐसे सभी क्लास जो वर्तमान तक अपडेटेड है, मतलब आज के दिन तक अपडेटेड जो क्लासेस आपको मिलेगी। इसके अलावा ऐसे सारे क्वेश्चन जो हमको एग्जाम देने के बाद ये लगता है कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वे प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एडीओ का आज पहला क्लास है और आज हम पंचायती राज व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा, उसके बाद उसकी समितियां क्या हुई और उसके बाद अधिनियमों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। मेरा पूर्णतः विश्वास है कि इसमें जो फैक्ट आपको मिलेंगे शायद ही आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था 1993। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके इतिहास की या इसमें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनकी जो कथन वाले जो प्रश्न बनते हैं वे प्रश्न भी आपको बहुत ढंग से याद रखना पड़ेगा। जैसे हम महात्मा गांधी का एक कथन देखें। महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है। ठीक है, बसती है, गांवों में बसती है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि यदि भारत देश का विकास करना है तो आपको सबसे पहले गांव का विकास करना पड़ेगा। गांव का विकास होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो भारत का विकास हो जाएगा। तो ये महात्मा गांधी का कथन कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है दोस्तों, पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो दो कथन हमने पढ़े, एक महात्मा गांधी का, ये आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन के साथ आपको वो करवाने वाले हैं, तो वो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला महात्मा गांधी, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन, पंचायत को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है। ठीक, अब एक शुरुआत कहां से हुई पंचायती राज व्यवस्था की और क्या चीजें थी, इनको हम बात करेंगे। एक शब्द आता है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। अब ये स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा क्या रही है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, प्राचीन काल से ही देखें तो राजा महाराजाओं का जब शासन हुआ करता था तो गांवों को दोस्तों, उन लोग गांवों में गौटिया नियुक्त करते थे, पटेल नियुक्त करते थे, ग्रामीणी नियुक्त करते थे। ग्राम का एक मुखिया होता था जिसका गांवों पर कंट्रोल होता था, है ना। गांवों पर क्या होता था? एक शासन होता था उनका। जो गौटिया होते थे, पटेल होते थे, इनका शासन होता था और इनको कुछ अधिकार राजा द्वारा प्रदत्त होता था। राजा इनको कुछ अधिकार दिए थे, उन अधिकारों के तहत ये गांव में शासन करते थे। और राजा महाराजाओं का मुख्य उद्देश्य था कि गांव से कोई भी कोई गलत विद्रोह जैसे कोई चीजें ना उत्पन्न हो और दूसरा वहां से वो राजस्व सही तरीके से वसूल सके। इसी एस्पेक्ट को लेकर, इसी अवधारणा को लेकर दोस्तों आगे चल के स्थानीय स्वशासन की अवधारणा जन्म लेती है। स्थानीय स्वशासन क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। जैसे ये एक गांव है दोस्तों, है ना,
इस गांव में कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर शासन करते हैं। ये सभी कई सारे लोग गांव में रहते हैं। अब इस गांव में हमको क्या करना है, हमको इस गांव में एक सड़क का निर्माण करना है, रोड का निर्माण करना है। इस गांव में हमको क्या बनानी है, नाली बनानी है ना। तो यदि इस गांव में सड़क निर्माण करना है, नाली बनानी है, प्रकाश की व्यवस्था करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये गांव के लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, सीधे सीधे अभी की स्थिति में, या मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, या पहले राजा हुआ करते थे राजाओं के पास जाएंगे। तो उस समय तो राजाओं के पास जाना मजबूरी थी, क्योंकि इस प्रकार का जो है वो संवैधानिक तंत्र स्थापित नहीं था। परंतु जब सीएम और पीएम आ गए हैं, मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं और प्रधानमंत्री देश में, तो ऐसी स्थिति में क्या सड़क और नाली के लिए सीधा सीएम के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, ये गांव के लोगों द्वारा ही एक व्यक्ति को जो है वो गांव का प्रमुख चुना जाता है। ठीक है, प्रमुख मतलब ये होता है सरपंच, आप जानते हैं इसको गांव का क्या चुना जाता है, प्रमुख चुना जाता है। और इस गांव के प्रमुख को संविधान के अंतर्गत जो है वो क्या दी गई है, शक्तियां दी गई है। क्या दी गई हैं शक्तियां? कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है आगे चल के हम देखेंगे, है ना। गांव के संदर्भ में जितने छोटे मोटे कार्य जो होते हैं वो सारे कार्य जो है वो गांव का सरपंच, जिसको हम बोलते हैं गांव का जो प्रमुख होता है, वो कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रमुख व्यक्ति चुना जाता है। अब ये छोटे मोटे कामों के लिए समस्त ग्रामवासी जो है वो किसके पास जाएंगे, इस प्रमुख व्यक्ति जो इन्होंने चुना है उसके पास जाएंगे, और वो स्थानीय स्तर पर ही, ठीक है, स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही क्या कर देता है, समाधान कर देता है। इसे ही हम स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। क्लियर है? उसी को हम क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय स्तर के व्यक्तियों द्वारा ही समाधान कर लेना क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा प्राचीन काल से चले आ रही है, जैसा कि हमने बात की राजाओं महाराजाओं से। ठीक, आपको हल्का से इसके बारे में जानकारी याद रखनी। यहाँ पर लिख दिया गया है, स्थानीय स्तर की समस्याओं का स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर पर समाधान करवाना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ठीक, अब बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, इसका इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। ये जो प्रारंभ हुआ है वो प्रारंभ हुआ है जो है वो चोल वंश से। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का विकास चोल वंश के काल से माना जाता है। हम प्राचीन काल में देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद भी यदि आप देखे होंगे, छत्तीसगढ़ स्तर में भी देखे होंगे, तो कलचुरी कालीन व्यवस्था से लगाकर अगर देखें, मुख्य रूप से जो सामने आई गौटिया, है ना, ग्राम प्रमुख जो होता है, या आप लोग कला एवं संस्कृति में देखते हैं गांव के प्रमुख को अलग अलग नाम से जानते हैं, मांझी, मुखिया, अलग अलग नाम से हम जानते हैं, है ना। तो ये प्राचीन काल से चली आई। लेकिन संवैधानिक हमको क्या पढ़ना है, संवैधानिक रूप से इसको कब मान्यताएं मिली और कब इसका क्या क्या जो है वो चीजें परिवर्तन हुई है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, सीधे सीधे अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन में सबसे पहले हम देखें लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो 1870। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या? लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है, एक्चुअल में जब 1857 की क्रांति हुई तो देश में, हमारे देश में तो वैसे पैसा बहुत था दोस्तों, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद कई जगह विद्रोह हुए, जिससे इनका रेवेन्यू कलेक्ट होना और 1857 की क्रांति को दबाने में बहुत सारा पैसा इनका खर्च हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड थे लंदन के ऊपर, इनकी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऐसे में लंदन के संसद में कहा गया कि जब यहीं से पैसा ले जाकर वहाँ पर काम चलाना है, तो फिर भारत पर शासन करने का मतलब ही क्या है, आप अपने स्तर पर जो है व्यवस्थाएं करिए, है ना।
वहां की चीजों को उसी के उस स्तर पर जो है वो क्या करिए, आप समझाइए। तो ऐसे में लॉर्ड मेयो ने यहाँ पर जो है वो राजस्व वसूली के लिए और छोटे मोटे कार्य जिनसे इनको ज्यादा व्यय होता था उन कार्यों को राज्यों को दे दिया गया। और मुश्किल से 3 चीजें आप याद रखेंगे, एक शिक्षा से संबंधित और दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है वित्त। सॉरी, पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा वित्त। इसके संबंध में जो अधिकार हैं वो किसको दिए गए, किसको दिए गए, राज्यों को दिए गए। राज्यों को कहा गया कि आप अपने स्तर पर कर लगाने में सक्षम हैं, कर लगाइए, टैक्स वसूलिए, हमको बस पैसा से मतलब पैसा दीजिए, चाहे आप कैसे भी दीजिए। तो ये एक शुरुआत थी, लेकिन कोई वैधानिक तौर पर शुरुआत नहीं थी, परंतु पहली बार वित्त का विकेंद्रीकरण किया था किसने, लॉर्ड मेयो ने। अभी तक ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इसको बहुत ढंग से याद रखिएगा। इसीलिए लॉर्ड मेयो को सर्वप्रथम वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था, इसीलिए इसे वित्तीय विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब ये विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे हम लोग, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे। तो ये विकेंद्रीकरण क्या होता है देखिए, ये आगे भी आपका काम आएगा। ये इंडिया है, ये इंडिया है, और ये हम मान के चलते हमारी क्या है, दिल्ली है ना, क्या है, दिल्ली। अब ऐसी स्थिति में सारा पैसा, ये राजधानी है, तो सारा पैसा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी गांव में अगर टैक्स लगाना है, यहाँ पर गांव में कुछ वित्त संबंधी कार्य करना है, तो ऐसी स्थिति में परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगा, है ना, कोई भी कार्य करना है तो इसे ही विकेंद्रीकृत कर दिया गया। इसका मतलब इन सभी राज्यों को क्या कर दिया गया, अपना अधिकार दे दिया गया कि आप जो है वो टैक्स लगाइए, और टैक्स या आप वसूल सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसे ही कहा जाता है विकेंद्रीकरण करना। एक जगह जो पावर केंद्र में स्थित है उसको बिखेर देना, चारों तरफ फैला देना, क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। सेंट्रलाइज करना केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण किया, इसीलिए लॉर्ड मेयो को क्या कहा जाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण का जनक। कौन सा विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वो जनक को लेकर पूछे जाते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो इन जनकों को आप बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, लॉर्ड रिपन 1882। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों स्थानीय स्वशासन को लेकर एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन को लेकर एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे, प्रस्ताव रखा था, और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये लिखा हुआ है। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मेरे ख्याल से आप इस मैग्ना कार्टा शब्द से परिचित होंगे। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। ठीक, अब ये मैग्ना कार्टा है क्या, जो नहीं जानते याद रखेंगे। सन 1215 ईस्वी में लंदन का जो राजा हुआ करता था जॉन, उस समय जो यहाँ पर सामंत हुआ करते थे 1215 ईस्वी में, और जो व्यापारी हुआ करते थे, जो नागरिक थे, उनको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में व्यापारी जो सामंत हैं
वो लोगों के अधिकारों के लिए जो है वो राजा के पास गए। एक्चुअल में कहानी कुछ और थी, आप सीधा समझिएगा, है ना, कि व्यापार करना है तो ऐसे ही नहीं करेंगे। राजा कभी भी आया, उठा दिया या कोई भी कार्य चालू किया और राजा ने कहा कि बंद कर दो, बंद कर दिया गया, तो इस प्रकार के कार्य नहीं होंगे। तो अब कैसे कार्य होगा? अब सभी के लिए आपको जो है वो क्या करना, क्योंकि वो राजा था, आपको क्या देना पड़ेगा? एक अधिकार पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अधिकार पत्र देना पड़ेगा। और इसी अधिकार पत्र को अधिकार लिखकर उस समय दिया गया था, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। वो प्रथम मौलिक अधिकार था नागरिकों के लिए, जो लिखित में प्रथम मौलिक अधिकार दिया गया था वहां के नागरिकों को 1215 में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वो एक प्रकार का अधिकार प्राप्त है लोगों के अधिकारों को लेकर। तो इसीलिए जब भी हमको किसी की संज्ञा देनी होती है, किसी अधिकार पत्र की तुलना करनी होती है, तो हम उसको मैग्ना कार्टा कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रस्ताव को जो लॉर्ड रिपन ने लेकर आया था, स्थानीय स्वशासन के संबंध में एक अधिकार पत्र था, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। देखिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मेयो को कहते हैं। लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोनों को बहुत ढंग से आपको याद रखना है। स्थानीय स्वशासन जो है इस समय राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम। कई सारे अधिनियमों में इसकी बात हुई, परंतु आपको ये विशेष तौर पर याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए थे। कब? 1999 में। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 में यह राज्य सूची का विषय था। भारत शासन अधिनियम 1935 जिसके बहुत सारे प्रावधान जो है वो लिए गए हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, उसमें भी स्थानीय स्वशासन को लेकर बात कही गई थी। और इस समय जो स्थानीय स्वशासन था वो राज्य सूची का विषय था 1935 में। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखें 1935 के बाद सीधा 1915 1947 में भारत क्या हुआ? आजाद हो गया। ठीक है, भारत की आजादी के बाद जो है वो हमारी संविधान सभा, जो उस समय बैठक चल रही थी संविधान सभा की, उसमें जो है वो बहुत सारी बातें जो है स्थानीय स्वशासन को लेकर होने लगी। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा को संविधान सभा में महत्व ही नहीं दिया गया। मगर ये पूर्णतः असत्य है दोस्तों। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। महात्मा गांधी की एक पुस्तक को भी याद रखेंगे, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इसमें गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। ग्राम स्वराज, ठीक है, इसमें गांधी जी ने क्या करी थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। ठीक है, ग्राम स्व मतलब अपना, राज मतलब शासन हो, तो ग्राम में अपना ही शासन हो, इस प्रकार से ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। किसने? गांधी जी ने। और इसी अवधारणा को जो है वो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो गांधीवादी एक नेता थे, गांधीवादी एक विचारक थे, जिनका नाम था श्रीमन नारायण। क्या नाम था? श्रीमन नारायण। ये गांधीवादी विचारधारा के नेता श्रीमन नारायण अग्रवाल।
है ना। तो ये गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, और गांधीवादी विचारधारा के नेता होने के कारण इन्होंने गांधी जी की जो बात थी, ग्राम स्वराज की अवधारणा की बात थी, उसको प्रमुखता से जो है वो संविधान सभा के समक्ष उठाया। लेकिन गांधीवादी विचारधारा के होने के कारण इन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया, लेकिन उसका उतना ही पुरजोर तरीके से खंडन किया था। किसने किया था? आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके बारे में आजकल बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। भीमराव अंबेडकर आप लोग लगातार टीवी में देख रहे होंगे, है ना। इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे संविधान के निर्माण में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनका विरोध किया था। अब ऐसा अगर मैं कह दूं तो आपको लगेगा कि ये क्या विरोधी थे इसके, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया, जो पंचायत राज की अवधारणा, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा की आप बात कर रहे हैं, उस समय आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1947 हमारा देश आजाद हुआ है और अभी 2 ही 3 साल हुआ है। और जब देश गुलाम था तो देश की क्या स्थिति थी? देश में ना कोई ढंग से पढ़ा लिखा था, ना कहीं पर जो लोग अशिक्षित थे, है ना, और धन की कमी थी, पैसा नहीं था, बहुत ही भूखमरी गरीबी की स्थिति थी, धन धान्य भी बहुत कम था उस समय, बहुत ही जटिल समस्याएं देश के आज़ाद होने, क्योंकि अंग्रेजों ने 200 साल 200-250 साल तक उन्होंने लूटा था, तो भाई बचा क्या होगा हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि उस समय जो लोग थे, जो बड़े बड़े पद पर दीवान, गौटिया, पटेल ये हुआ करते थे, वही गांव पर शासन करते थे। और यदि आपने ग्राम स्वराज की अवधारणा को इस वक्त लागू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ग्राम में जब इस प्रकार का चुनाव होगा, जो आज भी देखते हैं, तो गांव का जो एक दबंग होता है वही चुनकर आता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय क्या स्थिति रहेगी? तो उस समय भी जो अशिक्षित लोग हैं वो तो आगे आ ही नहीं पाते, तो क्या होता? तो यही गौटिया, यही पटेल, यही दीवान, यही जो प्रमुख लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, यही लोग जो है वो चुनकर आएंगे। और ये लोग चुनकर आएंगे जो तो ग्राम स्वराज की जिस अवधारणा की बात कर रहे हो कि गांव के लोगों का विकास हो, गांव के लोग शिक्षित हो, गांव के लोग जो हैं वो आय इनका एक सृजित हो सके, तो ये विचारधारा अभी वर्तमान में संभव नहीं है। इसको कुछ समय बाद क्या किया जाए? लागू किया जाए। ये किनकी विचारधारा थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो क्या हुआ? तो बहुत सारी गर्मा गर्मी वहां पर हुई। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं इसके विषय में। तो उस समय फिर एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, संविधान सभा के सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी पूरा नाम था इनका, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति का कार्य था कि आप देखिए कि ये ग्राम, क्योंकि श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जब बात कही तो कई लोग जो गांधी जी के समर्थक थे उन्होंने उनका समर्थन किया, और ऐसी स्थिति में फिर एक समिति गठित की गई। इस समिति का काम ये था कि वो देखेंगे कि क्या वर्तमान परिस्थिति में इसको लागू किया जा सकता है, संविधान में क्या इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी की समिति ने जो है वो सिफारिशें दी, और अपनी सिफारिश में कहा कि बिल्कुल इसको लागू तो कर सकते हैं, लेकिन इसको लागू कहाँ करेंगे? इसको जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कहते हैं, उसके अनुच्छेद 40, इसके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको हम मतलब उन्होंने कहा कि इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा जा सकता है, और इसको DPSP में अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। किसकी सिफारिश पर? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर।
और आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस समय के.एम. मुंशी जी का कहना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जब इसको शामिल करेंगे तो ये बाध्यकारी नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। ये क्या कहता है कि राज्य चाहे तो जो इसमें प्रावधान है डीपीएसपी में, राज्य चाहे तो इसको लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो इसको लागू नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो है वो राज्य के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, संविधान में इसको लागू करना ही है। उन्होंने कहा कि राज्य ये देखे कि गांव में क्या ऐसी परिस्थिति है, गांव में लोग शिक्षित हो चुके हैं, इन चीज़ों को समझने का उनमें जो है वो जिज्ञासा आ गई है, तो ऐसी स्थिति में जब देखेंगे तब वो राज्य जो है वो गांव में लागू करे, है ना। तो इसलिए इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया गया। अब आप ये भी जानते हैं कि डीपीएसपी में जो भी चीजें हैं उसको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये पूर्णतः राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाहे तो लागू कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये उस समय जो है वो अनुच्छेद 40 में पंचायत राज व्यवस्था को लेकर प्रावधान किए गए थे। फिर क्या हुआ, तो राज्य को जब ये स्वतंत्रता दे दी गई तो राज्य क्यों लागू करेगा? क्यों भाई, आपके पास शक्ति है और आपको कहा जाए कि आप शक्ति सामने वाले को देंगे क्या? नहीं देंगे। तो राज्य ने भी, बहुत सारे राज्यों ने तो लागू ही नहीं किया, एक दो ने ध्यान दिया भी परंतु बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो ये धरा का क्या रह गया, धरा रह गया, ठीक है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है वो मिलता है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अब जब राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया तो भारत सरकार द्वारा, क्योंकि उस समय जो स्थितियां थी, देश आजाद हुआ है दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, मतलब टोटल चारों तरफ से हम लोग प्रताड़ित थे। अब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे चीजों को सुधारना था, तो सबसे पहले सुधारने के लिए गांवों का विकास करना बहुत जरूरी था, ये सभी लोग मानते थे। इसीलिए भारत सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसे सीडीपी के नाम से जानते हैं, सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट फैक्ट जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा उसको आप बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। ये कब लागू किया गया है तो आप जानते हैं 1952 को, परंतु 1952 को ये आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था, प्रायोगिक तौर पर इससे पहले ही लागू कर लिया गया था। देखिए ये 1948 में यूएसए के फोर्ड है, ये यूएसए के फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कब? 1948 में प्रायोगिक तौर पर यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और इसके सीडीपी प्रारंभ करने के जो प्रयास था वो किनका था? एस.के. डे। किसका था? एस.के. डे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए एस.के. डे को इसका क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। एस.के. डे को इसका क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 जनक हमने देखा। पहला देखा लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक, उसके बाद देखा स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, और हम अभी देख रहे हैं सीडीपी का जनक एस.के. डे, ठीक। इसे कहां पर लागू किया? प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले इसको उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लागू किया गया था 1948 में, ठीक है। कहां लागू किया गया था? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया, और उसके बाद 1952 में भारत सरकार ने 55 जिलों में आधिकारिक तौर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया, ठीक।
इसको आप ध्यान रखेंगे। सीडीपी के संबंध में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रायोगिक तौर पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1948 में लागू किया गया और उसके बाद प्रायोगिक तौर पर 1952 में भारत सरकार ने 55 जिलों में इसे लागू किया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत सारी नई चीजें आप लोगों को मिल रही होंगी। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि अगर आपको ऐसी और क्लासेस चाहिए तो आप जरूर जो है वो कमेंट करेंगे और हम आपके लिए जो इसके बहुत सारे ऐसे ऐसे तथ्य जो लाएंगे दोस्तों, जो वर्तमान अपडेटेड, जिसको बहुत जो है वो दिक्कत होती है विद्यार्थियों को निकालने में, तो वो सारे फैक्ट आपके सामने हम रखेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आप वो भरपूर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो लाया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले देखिए, उस समय जो सबसे बड़ी हमारी समस्या थी अनाज की। ठीक है, हम लोग पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। आप जानते हैं हरित क्रांति से पहले हमारी क्या स्थिति थी, वही जो पुरानी पद्धति से कृषि कार्य होता था और इसी कारण हमारे पास अनाज की उपलब्धता कम थी, अनाज की पैदावार कम होती थी। तो इसका सबसे पहले प्रोग्राम था कि देश में कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना। ठीक है, देश में कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना, इसके अलावा संचार प्रणाली को दुरुस्त करना, इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य तथा ग्रामीण शिक्षा में सुधार करना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। क्या था कि अनाज का उत्पादन जो है ना, उसमें वृद्धि करना। दूसरा, ग्रामीण स्वास्थ्य में ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य रहेगा, उनको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी ना डेवलप होगा। संचार प्रणाली विकसित करना, ये बुनियादी उद्देश्य थे किसके? सीडीपी के। बहुत ही उस समय बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था दोस्तों। ठीक भाई, उत्पादन में वृद्धि होगी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शिक्षा में सुधार होगा, है ना। और दूसरा महत्वपूर्ण था एकीकृत सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विकास करना। एकीकृत सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा उनकी संस्कृति में एकीकृत, जो सभी लोगों के लिए हो, एक समान हो, ऐसा परिवर्तन करके। कई सारी पुरानी पद्धतियां थी जिनके कारण उनका डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो उनका एकीकृत परिवर्तन करना और परिवर्तन करके जिससे उनका विकास किया जा सके, है ना। तो ये ग्रामीणों का सामाजिक और आर्थिक जीवन में विकास करना इनका मूल उद्देश्य था। अब देखिए दोस्तों, हम यदि बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कोई योजना नहीं थी। इसको ढंग से समझेंगे, ये योजना नहीं थी दोस्तों, ये एक अवधारणा थी, है ना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जब लागू किया, इसमें 15 अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट को लेकर ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। और ये जो थी इसमें समस्त ग्राम के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, ये गांव के में ही जो है वो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अवधारणा जो कर रहे हैं वो गांव के लिए है ना। तो ये प्रोग्राम जो चलाया गया था वो गांवों के चहुमुखी विकास के लिए ही चलाया गया था। और इसके अंतर्गत जब प्रारंभ में इसको किया गया, इसको शुरुआत की गई, तो 15 अलग अलग प्रोजेक्ट इसमें शामिल थे। आगे देखिएगा, इसके बाद इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 1953 में एक राष्ट्रीय सविस्तार योजना प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय सविस्तार योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, इसको बहुत ढंग से समझना है। राष्ट्रीय सविस्तार योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या किया गया? विस्तार किया गया और राष्ट्रीय सविस्तार योजना 2 अक्टूबर 1953 को लागू की गई। अब इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अच्छा, राष्ट्रीय सविस्तार योजना में दोस्तों
क्या किया गया इसमें, प्रशासनिक उद्देश्य, प्रशासन करने के लिए जो है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसको कई भागों में बांट दिया गया। देश को कई भागों में हम देखते हैं, देखिए जैसे सबसे ऊपर था हमारा देश, ठीक है, उसके बाद था क्या राज्य, उसके बाद था क्या जिला, उसके बाद था क्या ब्लॉक, और उसके बाद था क्या गांव। तो इस प्रकार प्रशासन की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको कई भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया था हमारा देश, ठीक है, ये था हमारा क्या राज्य, ठीक, ये था हमारा क्या जिला। जिला में हम देखें तो 15 से लगाकर हम लोग 15, 16 या 15 से 20 कर लेते हैं, 15 से 20 इसको ब्लॉक को मिलाकर एक जिला होता था। 15 से 20 ब्लॉक को मिलाकर क्या होता था, एक जिला होता था, और ये होता था ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने में होता था, ब्लॉक होता था 60,000 से 70,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली जो क्षेत्र है वो ब्लॉक कहलाता था। और ये होता था ग्राम, ग्राम जो है वो 5,000 से 6,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली जो क्षेत्र थी उसे हम ग्राम कहते थे। तो इस प्रकार से जो है वो इनको बांट दिया गया था ताकि प्रशासनिक उद्देश्य की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि के लिए पंचायतों को 60,000 से 70,000 लोगों को कवर करने वाले ब्लॉक में बांटा गया था। 15 से 20 ब्लॉकों से एक जिला बनता था। प्रत्येक पंचायत को एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता दिया जाता था, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्या होता था, देखिए यहां पर समझिएगा, प्रत्येक ग्राम के लिए क्या होता था, एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता होता था, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता प्रत्येक ग्राम के लिए। अच्छा, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक ग्राम में 5,000 से 6,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए, क्या आज भी गांव में 5,000 6,000 नहीं होते? तो इसके अंतर्गत 5 से लगाकर 10 ग्राम तक शामिल होते थे, 10 से अधिक भी हो सकते थे। मतलब जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5,000 से 6,000 होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जो है वो नियुक्त किया जाता था, है ना। अब ये ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता क्या करेगा, ग्राम के समस्त कार्यों को देखेगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता था, ब्लॉक स्तर। और ब्लॉक स्तर के लिए, ब्लॉक के लिए एक होता था, ब्लॉक के लिए क्या होता था, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। क्या होता था, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिले के लिए जिला कलेक्टर, जिला के लिए क्या होता था, कलेक्टर होता था, है ना। और वैसे ही राज्य के लिए क्या होता था, तो राज्य के लिए विकास आयुक्त होता था, विकास आयुक्त। और वैसे ही देश के लिए, तो देश में ये दोस्तों जिसको आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उस समय ये योजना आयोग कहलाती थी। और ये जो है वो योजना आयोग के अंतर्गत आती थी। किसके अंतर्गत, योजना आयोग के अंतर्गत आती थी ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से इसका क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। यहां पर गांव स्तर पर पंचायतों द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना और उन्हें प्रायोजित किया गया ताकि लोगों को उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों में शामिल किया जा सके, ठीक है। उसको हम देखते हैं। पहले देखिए, मैंने बताया कि 10 गांवों में एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता होता था, ब्लॉक में एक बीडीओ विकास
खंड विकास अधिकारी, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये एडीओ लिखा गया। यहां पर आप लिख लीजिएगा खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी। ठीक। जिला में जिला कलेक्टर, राज्य में विकास आयुक्त और देश में योजना आयोग के अंतर्गत ये संचालित होती थी। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला। गांव स्तर पर पंचायतों द्वारा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई, उन्हें प्रायोजित किया गया। गांव स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की गई, स्व सहायता समूह भी स्थापित की गई, महिला मंडल भी स्थापित की गई, है ना, ये लिखा हुआ है महिला मंडल की स्थापना, ताकि गांव से जो भी चीजें जुड़ी समस्याएं हैं वो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता के माध्यम से ऊपर तक आ सके, सामने आ सके। उन्हें प्रायोजित किया गया ताकि लोगों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों में शामिल किया जा सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया जा सके, उनका विकास किया जा सके, उनका सुधार किया जा सके। इसीलिए कई सारी जो है वो संस्थाएं महिला मंडल तक की स्थापना की गई। आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक सहकारी समिति की स्थापना भी की गई। आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य के लिए एक सहकारी समिति की भी स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब इसका जो है वो परिणाम क्या हुआ, इसका जो है वो परिणाम क्या हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो परिणाम हुआ, ये जो है वो कार्यक्रम क्या हुआ, विफल रहा। अब ये विफल रहा, ये बलवंत राय मेहता ने भी बताया था। क्यों विफल रहा, इसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। विफल रहा क्यों, देखिए सबसे पहले बात करें तो ये राष्ट्रीय सविस्तार जो योजना थी दोस्तों, है ना, देखिए बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये राष्ट्रीय सविस्तार जो योजना थी, इसमें अधिकारियों को ये कहा गया भारत सरकार की ओर से कि ये जो है वो ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कार्यक्रम है, इसे आप जाकर जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विभाग के लोगों द्वारा जनता को बताइए। बहुत बारीकी से समझिएगा। अब इसमें लोग जो अधिकारी थे, है ना, ये सरकार की योजनाओं को लेकर जो है वो जाते थे गांव के लोगों तक, और गांव के लोगों के पास जाकर वो अपना कहानी, मतलब कहानी योजना के बारे में बताते थे। बहुत बड़ी समस्या, देखिए ये एक किसान भाई है, किसान भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी वाला आ गया, यहाँ पर हस्त उद्योग वाला आ गया, कोई भी उद्योग छोटे मोटे, है ना, सरकार की कई योजनाओं वाले लोग यहाँ पर आए। इसने अपनी कहानी सुनाई, इसने अपनी सुनाई, इसने अपनी सुनाई, इसने अपनी, इसने अपनी, इसने अपनी और इसने अपनी, ठीक है। अब जरा सोचिए, देश आजाद हुआ है, लोग धीरे धीरे अपने सही स्तर पर आ रहे हैं, अपने आय के बारे में, कृषि के बारे में धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अधिकतर किसान ही हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको इतने सारे लोगों द्वारा जाकर उनके विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में, जो अशिक्षित हैं अधिकतर लोग, उनको जब बताओगे तो वे क्या उस चीज को समझ पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं समझ पाएंगे। यही स्थिति हुई कि जो किसान थे वो पूरी तरह, जो लोग थे वो पूरी तरह भ्रमित हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज लेकर आ रहे हैं। इनको एकीकृत समन्वय करके एक योजना के माध्यम से इनको सारी सहूलियतें दी जानी चाहिए थी। ऐसे में किसान या जो लोग थे वो क्या हो, ग्रामीण लोग जो वो भ्रमित हो गए। उनको ये डर था कि जैसे अंग्रेजों ने लूटा है ऐसे ये अधिकारी अब हमको लूटेंगे। इसीलिए जो लोगों का, ग्रामीण लोगों का विकास होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाया, लोग समझ ही नहीं पाए, ठीक है भाई। आप सीधा सिंपल, इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जिसका विकास किया जाना है उनको ये समझ ही नहीं आया कि उनका विकास हो रहा है। भाई मेरा आप विकास करोगे, मेरी विकास की बात करोगे, है ना,
मेरे लिए कोई योजना बनाओगे और अधिकारी आप लेकर आएंगे और मुझे बताएंगे, तो मुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि मेरे विकास की बात की जा रही है। यहाँ पर तो लोगों को समझ ही नहीं आया, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? लोग तो जुड़ ही नहीं पाए उन योजनाओं के साथ। तो ये पूरी तरह क्या रहा? विफल रहा। दूसरा देखिए, दूसरा इसके बाद कहा गया, ये तो हो गया, ठीक है, अपनी योजनाओं को जब दिया गया तो कैंसल, विफल रहा। दूसरा फिर सरकार की ओर से इनिशिएट किया गया कि अधिकारी अब जब है वो गांव में जाएंगे, गांव के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, गांव के लोगों की जरूरतों के बारे में उनसे बात करेंगे और उसके आधार पर आप योजना बनाकर जो है वो गांव में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये कार्यक्रम करना था। अब ये कार्यक्रम जब किया गया है ना, तो कई क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, कई सारे क्षेत्र में अधिकारी गांव में गए, गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, जो ईमानदार थे, जो गिने चुने थे, वे सुने और उसके हिसाब से जब कार्यक्रम किया, तो ये इसके माध्यम से, ये जो पहला जो कार्यक्रम था उसके तुलना में देखें तो सेकंड वाला ज्यादा सक्सेस था, क्योंकि गांव के लोगों की समस्याएं को सुनकर जो है वो योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याएं सॉल्व होंगी। भाई किसी को खेत के लिए पानी चाहिए और आप उनको लोहा निकालने के लिए गड्ढा खोदवाओगे तो फिर वो गलत बात है ना। तो ऐसी स्थिति में दूसरा प्रोग्राम ज्यादा सक्सेस था। परंतु अधिकतर केसेस में क्या हुआ कि जो लोग जाते थे, जो लोग अधिकारी लोग जो जाते थे, वो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनना, वो जानना ही छोड़ दिए, सुनना ही छोड़ दिए। जब जो अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया, अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब अधिकारी क्या करते हैं अपने ठसन में, क्योंकि फुल उनको कमाना, उनके विकास से ज्यादा तो अधिकारियों का विकास हुआ। वे बोलने लगे कि जो गांव वाले लोग हैं वो अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, असभ्य हैं, उनसे क्या हम लोग सलाह लेंगे, हम अपने हिसाब से योजनाएं बनाएंगे। और अपने हिसाब से योजनाएं बना मतलब अपने विकास के लिए योजनाएं बनाना, ग्रामीण लोगों के विकास के लिए नहीं। तो जो उस समय योजनाएं बनी वो उसमें ग्राम के लोग ही सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों का विकास ज्यादा होने लगा बनिस्पत किसके? ग्रामीण लोगों के। तो ये पूरी तरह ये भी क्या रही? फ्लॉप रही। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखें कि इन सभी योजनाओं में जो है वो सरकार का धन लग रहा था, सरकारी पैसा इसमें यूज हो रहा था, सरकारी धन लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसके लिए एक सलाहकार समिति भी बनी। सलाहकार समिति, जो गांव के लोग थे वो सलाह देंगे, है ना। तो ये कहने लगे, वही अधिकारी है ना, वो कुछ भी आप क्या सलाह देंगे, इनका सलाह थोड़ी मानेंगे, इनके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। भाई योजना आना है, सरकारी धन है, तो ये सलाहकार समिति सलाह देगी इसमें करो, तो इसमें उसका प्रॉफिट ही नहीं है, क्यों करेगा। तो वो अपने हिसाब से अनाप शनाप चीजें करने लगे और ये चीजें पूरी तरह क्या रही? विफल रही थी। इसके और भी कई परिप्रेक्ष्य, मूलतः ये परिप्रेक्ष्य, ये कारण है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये मुख्य रूप से इसको आपको ध्यान रखना है। इस कारण से ये योजनाएं क्या हो गई? पूरी तरह विफल हो गई। ठीक है, जन सहभागिता का अभाव रहा, जिसको बलवंतराय मेहता जी ने भी आगे चलकर बताया। इसके अलावा अधिकारियों का या प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, जिस कारण से ये राष्ट्रीय सविस्तार योजना और CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी तरह विफल रही थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे इसी के साथ साथ पंचायती राज संस्था के लिए कौन कौन सी समिति गठित की गई। भारत सरकार ने जब ये लागू किया था CDP और राष्ट्रीय सविस्तार योजना, तो उस समय आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बलवंत राय जो मेहता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। अब दो चीज याद रखेंगे प्रश्नों को, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। एक है बलवंत सिंह मेहता और एक है बलवंत राय मेहता। तो ये बलवंत सिंह मेहता नहीं है, ये बलवंत राय मेहता है। ये गुजरात के CM भी रह चुके हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये नेहरू जी के दोस्त थे। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में नेहरू जी ने कहा, सोचा कि भाई लागू किए हुए 5 साल हो गए, अब क्या किया जाए, इसकी एक वो विवेचना की जाए कि ये किस स्तर पर है।
तो इन्होंने जो है वो बलवंत राय मेहता जी को बुलाया और बलवंत राय मेहता जी को ये जिम्मेदारी दी कि आप ये दोनों कार्यक्रमों की जांच कीजिए और जांच करके बताइए कि वर्तमान इसकी क्या स्थिति है। 1957 में बलवंत राय की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ, इसीलिए इसे बलवंत राय मेहता समिति के नाम से हम जानते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के जांच हेतु 1957 में योजना आयोग ने इसके योजना आयोग द्वारा गठित थी बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन हुआ जनवरी 1957 में। इस समिति ने नवंबर 57 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी। जनवरी 1957 में गठन, नवंबर 1957 में रिपोर्ट सौंपी। क्या रिपोर्ट? बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, ये उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह असफल रहा है। ठीक है, पूर्णतः असफल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भाई, सरकार ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए क्या कारण थे? तो उन्होंने बताया कि पहला कारण जन सहभागिता का अभाव और दूसरा कारण अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप। अभी हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा की थी। लोगों का इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव ही नहीं था, जिनके विकास के लिए ये बात कर रहे थे। तो जिन लोगों का विकास होना है वो जुड़े नहीं है, तो विकास कैसे होगा? उनको समझ ही नहीं आया। अधिकारियों का विकास ज्यादा हुआ, है ना। दूसरा था अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप। प्रशासन का हस्तक्षेप इतना ज्यादा था कि गांव के लोग पहुंच ही नहीं। सलाह भी दे रहे हैं तो तुम अशिक्षित हो, असाक्षर हो, वहीं से बाहर कर दिए जा रहे हैं, है ना। तो गांव प्रशासन का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, इसीलिए ये प्रोग्राम पूरी तरह विफल रहा। सरकार ने बलवंत राय मेहता से पूछा फिर क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, सरकार ने पूछा। तो उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जनपद या खंड स्तर पर पंचायत समिति हो, जिसको हम जनपद पंचायत बोलते हैं, और जिला स्तर पर एक जिला पंचायत का गठन करना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए, तो पूरा डिटेल बताया। इसके अलावा कहा कि जो शक्तियां केंद्र में इकट्ठी हो गई है उसको विकेंद्रीकृत कर दीजिए, फैला दीजिए, गांवों को दे दीजिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, गांवों को शक्तियां प्रदान कर दीजिए, तब जो है वो आपका जो सोच है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। देखिए, मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश करी थी। ठीक है, क्या होना चाहिए? जिला स्तर पर एक जिला परिषद हो, ब्लॉक या खंड स्तर पर एक पंचायत समिति हो, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। इसके लिए मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी, इसीलिए इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अभी मैंने बताया था कि ये शक्तियां देश की राजधानी में जो केंद्रित है उसको आप फैला दीजिए और फैलाकर गांवों को जो है वो शक्तियां प्रदान कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। ठीक, ये तो विकेंद्रीकरण का जनक। लेकिन इससे बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। इसके अलावा इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम शिल्पकार और वास्तुकार भी कहा जाता है। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्रश्न सेंट्रल में पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा जा चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और हम अभी तक जानते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता था किसको? बलवंत राय मेहता को। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कई सारे हम लोगों ने जनक अब देख लिए हैं। लॉर्ड मेयो जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, एस.के. डे सीडीपी का जनक, है ना। इसके अलावा हमने देखा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, है ना। तो इस प्रकार से बलवंत राय मेहता। ठीक, इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। कहां पे? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया था? लागू किया था। और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये और जनक आ गया है ना। इसके बाद सेकंड कहां पर लागू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और 1960, ये प्रश्न अभी नया दोस्तों, 1960 में पंचायती राज संस्थाओं में सर्वप्रथम चुनाव आंध्र प्रदेश में जो है वो हुआ था। 1960 में पंचायती राज संस्थाओं में सर्वप्रथम चुनाव कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में पंचायती राज संस्थाओं में सर्वप्रथम चुनाव आंध्र प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लागू कहां हुआ? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में आधिकारिक तौर पर। अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। आपने यदि पूरा सेशन देखा है, मैंने अभी कहा वो भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैंने कहा कि इसको आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया, लेकिन इससे पहले इसको प्रायोगिक तौर पर अलग जगह लागू किया गया था। अब वो बताना है कब लागू किया गया था और कहां लागू किया गया था। ठीक है, मैंने कहा इसे प्रायोगिक तौर पर पहले ही पंचायती राज व्यवस्था को किसी दूसरे स्टेट में लागू किया गया था। कब और कहां? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा शानदार सेशन दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत सारी नई जानकारी, बहुत सारे नए फैक्ट्स आपको मिले होंगे जो आपको प्रश्न में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, ऐसे ही हम पहली समिति पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कई सारी समितियों पर, लगभग 24 समितियों पर डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल से बहुत सारे तथ्य आपको मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है, लाइक करना है सेशन अच्छा लगा होगा तो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपका प्यार कितना है, तो मैं आगे आपके लिए और भी एडीओ के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।